सावित्री देवी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी, जिनका शहर में बहुत तरह का व्यवसाय था और वह शहर के अमीरों में गिने जाते थे। सावित्री देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा राजीव, उसके बाद बेटी पूनम और उसके बाद सबसे छोटा बेटा विकास था। सावित्री देवी ने शुरू से अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और उनके तीनों बच्चों ने MBA किया था। बेटी ने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी, पर दोनों बेटे अपने पापा के बिजनेस में ही शामिल हुए, क्योंकि सावित्री देवी के पति का बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस फैला हुआ था, पर वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए वे चाहते थे कि उनको दोनों बेटे अपने नए नए तरीक़ों से उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाए। बेटी को तो विदा करना था, इसलिए उसे अपने बिजनेस में वह शामिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काबिल जरूर बनाया था। अब सब बच्चों की शादी की उम्र हो रही थी। सबसे पहले सावित्री देवी ने अपने बेटी की शादी की सोची। सावित्री देवी दिमाग से बहुत ही तेज किस्म की महिला थी और खुद को बहुत शातिर समझती थी। सावित्री देवी का सोचना था कि उनकी बेटी की शादी उन्हें ऐसे घर में करनी है जहां उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो और वह महारानी बनकर अपना जीवन यापन करे। किसी भी तरह का कोई दबाव उनकी बेटी के ऊपर ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। सावित्री देवी को पता था कि परिवार में साथ रहने पर सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होते ही रहेंगे और उन्हें अपनी बेटी को इन सब तकलीफ़ों से दूर रखना था और वह चाहती थी कि उनकी बेटी एक सुकून की ज़िंदगी जिए। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऊपर से बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में HR। सावित्री देवी ने एक इंजीनियर लड़के से अपनी बेटी की शादी फाइनल कर दी। अच्छा खासा दहेज दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि बेटी और दामाद दूर के किसी शहर में रहेंगे। घर वालों से, माँ बाप, भाई बहन से कोई खास लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही साथ सावित्री देवी को यह रिश्ता अपनी पूनम बेटी के लिए इसलिए भी इतना पसंद आया कि लड़के की कोई माँ नहीं थी, तो सावित्री देवी तो ऐसे ही खुश हो गई कि मेरी बेटी को सास की तानाशाही कभी नहीं सहनी पड़ेगी। काफ़ी आगे की सोचकर चल रही थी वह। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम की ज़िंदगी बिता रही थी। ससुराल से उसे कोई लेना देना नहीं था। ससुराल में सास थी नहीं, 2 जेठ जेठानी थे और ससुर जी, और सावित्री देवी की बेटी पूनम को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। यदि सास होती तो शायद कभी उसे ससुराल में रहना भी पड़ता, पर उस ओर से भी वह मुक्त थी। अब सावित्री देवी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके आती, ससुराल सिर्फ मेहमान बनकर जाती और वापस मायके में आ जाती। सावित्री देवी ने यही तो चाहा था अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी को किसी प्रकार का कोई बंधन न हो और वह आत्मनिर्भर रहे, ताकि यदि कोई परेशानी भी हो जाए तो कोई ससुराल वाला उसके ऊपर हावी न हो पाए। अब सावित्री देवी ने अपने बड़े बेटे राजीव की शादी करने के बारे में सोचा। सावित्री देवी का दिमाग अलग लेवल पर चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसी उनकी बेटी है, अगर इस तरह की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की को वह इस घर में बहू बनाकर ले आएंगी तो वह उनके दबदबे में कभी नहीं रहेगी। और सावित्री देवी का यह सोचना था कि जो भी उस घर में बहू बनकर आए वह जिंदगी भर उनकी और उनकी बेटी की जी हुजूरी करे और कभी अपनी ज़ुबान उनके आगे न खोले, और साथ ही साथ उसके मायके वालों का हैसियत उनसे काफ़ी कमतर हो, क्योंकि अगर मायके की हैसियत भी उन्हीं के बराबर होगी तो वह कभी भी उनके दबाव में नहीं रहेगी और उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। क्या पता वह उनके बेटे को लेकर अलग भी हो जाए। इसलिए काफ़ी सोच विचार कर सावित्री देवी ने अपने से बहुत कम पैसे वाले घर में अपने बेटी की शादी तय की।
लड़की की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख लड़की के माता पिता ने सोचा कि हमारी लड़की के तो भाग ही खुल गए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह से राजीव की शादी एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की प्रीति से हो गई। सावित्री देवी ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। अब बात बात पर सावित्री देवी बहू को ताना मारती थी और प्रीति चुपचाप सारे ताने को सुनती थी। वह कोई जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि वह बहुत सीधी सादी थी। वह मायके में उतनी अमीर नहीं थी जितना कि उसका ससुराल। उसने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी तो इंग्लिश में वह कोई खास अच्छी नहीं थी। यहाँ सावित्री देवी की बेटी जो कि हर 3 महीने पर मायके का राउंड लगाने आती ही रहती थी। माँ बेटी ने मिलकर बड़ी बहू प्रीति का जीना मुश्किल कर रखा था। दोनों हर काम अपने हिसाब से करवाती रहती थी। पूरा दबदबा बनाकर रखा था माँ बेटी ने प्रीति पर। बेटी के आने पर माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू प्रीति का मजाक भी उड़ाती थी। कुल मिलाकर प्रीति का कोई अस्तित्व नहीं था उस घर में। प्रीति का पति राजीव को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भी वह कुछ बोलता तो माँ सावित्री देवी, बहन पूनम, भाई विकास और पिता मुकेश जी सब मिलकर राजीव को उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। और प्रीति के माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि प्रीति के ससुराल वालों पर कोई दबाव बना सके। उनकी तो प्रीति के ससुराल वालों के आगे कुछ हैसियत ही नहीं थी, इसलिए वह मजबूर थे और प्रीति ने भी उन्हें मना कर रखा था क्योंकि वह जानती थी अगर वह लोग बीच में पड़ेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। कुछ भी हो, राजीव प्रीति को बहुत चाहता था, इसलिए प्रीति खुश थी कि चलो मेरा पति तो मुझे प्यार करता है। और इसी बात से प्रीति के माता पिता भी संतुष्ट थे और उन्हें पता था कि परेशानियां तो हैं, लेकिन पति हर कदम पर प्रीति का साथ देगा तो कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त हो ही जाएगी। खैर, सब कुछ इसी तरह से चल रहा था और अब सावित्री देवी के छोटे बेटे विकास की शादी की बात चलने लगी और सावित्री देवी ने अपने दिमाग के घोड़े को फिर दौड़ाया और सोचा दूसरी बहू को भी उन्हें इसी हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि वह भी उनके काबू में रहे। जिस तरह से प्रीति को उन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ था, उसी तरह से छोटी बहू को भी वह बंधुआ मजदूर बनाकर रखेंगी ताकि वह उनकी बेटी पूरे घर पे राज करेंगे। बेटी की भी यही तमन्ना थी कि जब भी वह मायके जाया करे उसकी दोनों भाभियाँ उसकी सेवा में हाजिर हो जाया करें और उससे कम पढ़ी लिखी ही हों ताकि बात बात पर उनके ऊपर हावी हो सके और उनका मजाक उड़ा सके। लेकिन विकास इतने दिनों से यह सब कुछ देखकर अपने माँ और बहन की मंशा को समझ चुका था। वह खुद भी कहीं ना कहीं प्रीति का मजाक उड़ाने में शामिल रहता था, पर अपने भाई के दुख तकलीफ का उसे अंदाजा था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह यह खेल अपने साथ तो नहीं होने देगा। भाई की शादी के वक्त इन सब का अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और हम लोगों से कम हैसियत वाले घर में लड़की क्यों ला रही है, लेकिन अब वो सब समझता था। सावित्री देवी जिस भी लड़की को विकास के लिए पसंद करती, विकास उसे कभी पढ़ाई की बात पर, कभी उसके पारिवारिक रुतबे की बात को लेकर शादी से मना कर देता। विकास का साफ कहना था कि मैं हैसियत में अपने बराबरी वाले परिवार में ही शादी करूंगा और क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुझे मेरे ही बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। सावित्री देवी ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन विकास अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था इस वक्त यदि वह अपनी माँ की बातों का विरोध करेगा तो जीवन भर खुशी रहेगा, लेकिन यदि चुपचाप माँ की बातों में आकर शादी कर लेगा तो उसका जीवन भी अपने भाई भाभी की तरह नरक हो जाएगा। इसलिए विकास अड़ गया था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा जो उसे पसंद आएगी, ना कि उसकी माँ को और उसकी बहन की पसंद से।
थक हार कर सावित्री देवी को विकास के आगे झुकना ही पड़ा और विकास ने एक अच्छे खासे घर परिवार, जो पैसों के मामले में विकास के घर वालों के ही बराबर थे, की लड़की सौम्या से शादी के लिए हाँ कर दी। सौम्या ने भी शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की थी और MBA कर रखा था। शादी के बाद जब सौम्या विदा होकर आई तो सासू माँ और ननद ने थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया, तो सौम्या ने काफ़ी अच्छे से उसका जवाब दिया, क्योंकि वह पढ़ी लिखी भी थी, पैसे वाले घर की थी, अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी, तो वह किसी के दबदबे में क्यों रहती। ऊपर से उसने MBA भी कर रखा था। उम्र में भी वह अपनी जेठानी से बड़ी थी। प्रीति तो बहुत कम उम्र में इस घर की बहू बनकर आ गई थी, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, तो सौम्या प्रीति से कहीं अधिक मैच्योर थी। भले ही वह रिश्ते में प्रीति की देवरानी लगती थी, उसने किसी की कुछ न सुनी और खुद सब पर हावी हो गई। सौम्या की ननद ने एक दो बार सौम्या का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो सौम्या ने उल्टा ननद का ही मजाक उड़ा दिया, क्योंकि वह ननद से किसी भी मामले में 19 की नहीं थी, तो उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और उसे समझ में आ गया कि सौम्या कहीं से भी प्रीति के जैसी नहीं है। सौम्या ने कुछ दिनों में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और बोला कि मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका करूं, या तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी या तो मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी। सौम्या के आगे सब मजबूर थे और सौम्या ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन प्रीति की जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही आज भी चल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। बस अब उसका मजाक उड़ाने वालों में अब सौम्या भी शामिल हो चुकी थी। राजीव को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं है, जो सबका ख्याल रखे, सबके लिए एक पैर पर हाजिर हो और उसके बाद भी उसे कोई सम्मान न मिले, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है और उसके मायके वालों की हैसियत उसके घर वालों के बराबर नहीं है और वह कोई दहेज लेकर नहीं आई है। राजीव चाहता था कि उसकी पत्नी को भी उसके घर में सौम्या के जितना सम्मान मिले, जो कि उसके घर वाले कभी भी उसे नहीं देते थे। जबकि प्रीति उस घर की बड़ी बहू थी। प्रीति कभी भी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी। पर राजीव को साफ साफ दिखता था कि प्रीति को बहुत दुख होता है इन सारी हरकतों से। पर प्रीति इतनी सीधी थी कि उसे पता था वह इन लोगों से लड़ नहीं पाएगी, इसलिए चुप रहती थी। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। राजीव ने सोचा, अगर यही हाल रहा तो कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे भी अपनी माँ का कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर में प्रीति का कोई सम्मान नहीं था। उसका एक नौकर का दर्जा था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। राजीव को अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि घर में हर किसी का एक रुतबा, एक सम्मान था सिवाय प्रीति के, और यह सब कुछ सावित्री देवी की चालाकियों का फल था, जिसमें राजीव और प्रीति फंस चुके थे। लेकिन उनका छोटा बेटा विकास बहुत चालाकी से इस मुसीबत से बच गया था, और अब वह और उसकी बीवी भी प्रीति को अपना नौकर ही समझते थे। राजीव ने अब एक निर्णय ले लिया था और उसने प्रीति से बोला, प्रीति, अब तुम्हें खुद के लिए सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। प्रीति ने बोला, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही मेरे मम्मी पापा इस काबिल हैं कि मैं कुछ दिन मायके में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकूं, क्योंकि अब मुझे मेरे ससुराल से कोई मायके जाकर रहने नहीं देगा और ससुराल में तो पढ़ाई जारी रख नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? मैं तो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो आप लोगों की तरह इंग्लिश में भी नहीं बोल सकती। यही सब वजह है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। राजीव ने बोला, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बोल सकती
तो यह कोई मजाक का विषय नहीं है। हम भारत में रहते हैं, तुम हिंदी तो बोल सकती हो, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। प्रीति ने बोला, तो मैं क्या करूं? राजीव ने बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? प्रीति ने बोला, कैसे? राजीव ने बोला, तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलो। प्रीति ने बोला, यह सब कुछ कैसे होगा? राजीव ने बोला, क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, मैं करवाऊंगा सब। क्या मैं इतने दिनों से इस घर के बिजनेस में शामिल हूं तो मैं भी अच्छे खासे पैसे जोड़ रखे हैं और ज़मीन जायदाद की तो कोई कमी है नहीं। कहीं पर भी तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। मैंने एक अच्छा लोकेशन सोच भी लिया है। वहाँ हमारी एक काफ़ी बड़ी दुकान है जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई है। हम उसे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है। बस अब तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है ताकि अपना सम्मान प्राप्त कर सको। प्रीति ने बोला, लेकिन मम्मी जी। राजीव ने बोला, वह सब मैं देख लूँगा। और हाँ, खुद के लिए लड़ना सीखो, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। राजीव ने अपने घर में बात की और बोला, प्रीति अपना एक रेस्टोरेंट खोलेगी जहाँ पर हमारे एस्टेट की पारंपरिक भोजन की व्यवस्था रहेगी और सारा कुछ प्रीति की देख रेख में होगा। पहले तो इस बात के लिए घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि प्रीति यह सब कुछ करेगी तो घर कौन संभालेगा। तो राजीव ने बोला, प्रीति इस घर के नौकर नहीं है जो घर संभालने के लिए खुद को बर्बाद कर दे। जब आपकी छोटी बहू फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी बेटी अपना जॉब कर सकती है, तो प्रीति को भी पूरा हक है क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है। जब छोटे अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं तो बड़ी बहू को भी पूरा हक है। यह तो मेरी ही गलती थी कि इतने दिनों से मैंने इस बारे में नहीं सोचा, पर अब सोच लिया है। बस करना बाकी है और मैं करके ही रहूँगा। इस पर सावित्री देवी, सौम्या और पूनम ने अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी और बोला, तेरी अनपढ़, जाहिल, गंवार बीवी इस लायक नहीं है कि वह फैमिली बिजनेस में शामिल हो सके, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो राजीव ने बोला, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो। अपना बिजनेस भी कोई कर सकता है और मैं प्रीति के साथ हर कदम पर खड़ा हूँ और अब मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। प्रीति का अपना रेस्टोरेंट खुलेगा तो खुलेगा और अपने घर को संभालने के लिए आप कुछ और नौकर रख लीजिए। मेरी बीवी इस घर की नौकर नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू है। सावित्री देवी ने कलह करना शुरू कर दिया, बन गया जोरू का गुलाम वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार राजीव पूरे मूड में था और बोला, क्यों, आपका दामाद जोरू का गुलाम नहीं है? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है? या पापा जोरू के गुलाम नहीं हैं? तो अगर मैं जोरू का गुलाम बन भी गया तो कौन सी आफत आ गई? सावित्री देवी ने बोला, वाह, अब तेरी इतनी जबान भी चलने लगी। इस बार प्रीति ने भी जवाब देना सही समझा क्योंकि राजीव ने उसे पहले ही इस चीज़ के लिए बोला था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो प्रीति ने बोला, क्यों, आपके छोटे बेटे और बेटी की इतनी लंबी जुबान चलती है आपके आगे? तब फिर राजीव तो आपके बड़े बेटे हैं, उनकी जुबान नहीं चलेगी? तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। पिछले कई साल से आपने छोटों की हेकड़ी देखती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। सावित्री देवी, पूनम और सौम्या ने मजाक उड़ाते उड़ाते कहा, भिखारी घर से आई हो ना, तो ससुराल के पैसे पर उड़ना तो बनता है, कर लो अपने शौक पूरे। लेकिन तुम्हारे जैसी जाहिल गवार एक रेस्टोरेंट खोलकर उसे चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, यह पता है कि तुम्हारे ससुर जी के और ससुराल के कुछ पैसे जरूर डूब जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि उतना घाटा तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रीति ने बोला, मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले रही हूँ, अपने पति की कमाई के पैसे ले रही हूँ। मेरे पति भी इसी बिजनेस में काम करते हैं,
तो उनकी भी मेहनत है। इन पैसों को बनाने में जिस पर मेरा भी अधिकार है और हक है। अब सबको समझ आ गया था कि प्रीति और राजीव दोनों के मुंह में अब जबान आ चुकी है और दोनों अब इन लोगों की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले। कुछ दिनों बाद प्रीति ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें उस राज्य के सारे पारंपरिक पकवानों का प्रबंध था, जिसकी देखरेख प्रीति स्वयं किया करती थी और मदद के लिए उसने कई स्टाफ रख रखे थे। राजीव भी बीच बीच में आकर प्रीति की मदद करता था। सबको पूरी उम्मीद थी कि प्रीति यह सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रीति ने दिन रात एक कर दिया और 1 साल के भीतर भीतर उसने अपने रेस्टोरेंट को शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बना दिया और धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गई। और बाहर से आने वाले लोग तो प्रीति के रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ घर के जैसा खाना मिलता था और हर प्रकार के पारंपरिक पकवान मिलते थे। प्रीति की सफलता देखकर सौम्या, पूनम और सावित्री देवी के मुंह खुला का खुला रह गया। सौम्या तो ससुर जी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन प्रीति ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। पूनम भी तो बस जॉब करती थी। पूनम की 1 साल की कमाई के बराबर प्रीति की 1 महीने की कमाई थी। अब प्रीति पूनम और सौम्या से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। प्रीति के ससुर जी का कहना था कि चलो हम शहर के जाने माने बिजनेस में तो पहले से ही शामिल थे, अब अपनी बड़ी बहू की बदौलत रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हम शामिल हो चुके हैं और शहर में हमारा नाम हो चुका है और यह सब कुछ प्रीति के मेहनत की वजह से हुआ है। सौम्या ने तो जमे जमाए बिजनेस में ही हाथ आजमाया, लेकिन प्रीति ने एक नया बिजनेस खड़ा किया रेस्टोरेंट का, जो कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था और उसमें सफलता भी पाई है। हम अपने इस बिजनेस को और शहरों में भी खोलेंगे। और प्रीति भी इतने दिनों में काम करते करते काफ़ी तेज हो गई थी। अब वो पहले वाली प्रीति नहीं थी और अब उसे कोई कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और सावित्री देवी, पूनम, विकास और सौम्या को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि प्रीति उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है और अब किसी को भी प्रीति को ताना मारने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ जब प्रीति और राजीव ने खुद के लिए कदम आगे बढ़ाया। जब प्रीति और राजीव ने अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच ली थी, क्योंकि अब राजीव को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बच्चे अपनी माँ की पूरी पूरी इज्जत करेंगे और अब घर में भी प्रीति को पूरी इज्जत मिलती थी, क्योंकि